हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जातव रेशे, ऊन और रेशम। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1 अपने शरीर, बाहों, सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इसके जनकों का विशेष रूप से किसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। यदि भी भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्यतः रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाए जाते हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.2 उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाएं। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो उस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक किस नाम से जाने जाते हैं, उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनमें ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले
प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है, वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनमें प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को है वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट दिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर में उतार दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न होने या रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उग आते हैं। चरण 2, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चरण 3, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों की कारखानों में भेज दिया जाता है जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांट या पृथक किया जाता है। अगले चरण, चौथे चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद भी धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण 5, रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। चरण 6, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उसे धागा बनाया जाता है। लंबी रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ
इसका जो ये रेशो को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम है, जो पहले पहले ऊन काटी जाती, फिर अभी मार्जिन, फिर छटाई, फिर बर्ग की छटाई और फिर रंगाई की जाती है। यहाँ पर कुछ नस्लें बताई गई थी। नस्ल का नाम है लोही। लोही ऊन की गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है, राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर नस्ल का नाम है, ऊन की गुणवत्ता भूरी ऊन, राज्य जहाँ वो पाई जाती है उत्तर पश्चिम हिमाचल। नाली और नली गलीचे की ऊन है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में। भाकरवाला ये है ऊनी शॉलों के लिए प्रसिद्ध, जम्मू और कश्मीर। मारवाड़ी मोटी रुक्ष ऊन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में पाया जाता है। पाटनवाड़ी नस्ल का नाम ये होजरी के लिए गुजरात में पाया जाता है। यहाँ पे बूजो ने क्वेश्चन पूछा है। बूजो का आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर व्यवसायिक संकट पर एक नोट लिखा है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। यहाँ पे बुजो ने यह जानने के लिए उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। अब पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप 3.4। अपने सहपाठियों के साथ उस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए पेड़ों को पालना और फिर भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए अनेक बालों को उतारना उचित है। फिर है रेशम। रेशम सिल्क के रेशे की जातव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, दादी माँ, चाची जी से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशम साड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, झल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर वह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम की वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और इनमें प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों
द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा उसे सुंदर रंगों में रखा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतम महिलाएं द्वारा ही किया जाता है। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कर्तनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर है विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए और इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप और आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी जो पत्तियां हैं, पत्तियों के साथ बॉक्स की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। बॉक्स की ट्रे में रखो और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैंक टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों को कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं।
बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है। ये क्वेश्चन है। फिर है रेशम की खोज। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंगटी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम के अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। आपने क्या सीखा। रेशम से रेशम तथा भेड़, बकरी तथा याक से ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़, बकरी, याक। अतः रेशम और ऊन जातक रेशे है क्योंकि जानवरों से प्राप्त होता है। ऊंट, लामा, एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जक व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उससे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।